नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ है। यानी देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। आपको बताते चलें कि अब 13 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे। खासतौर से इस चुनाव में देहरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर और भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह के बीच रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन नतीजों से क्या सरकार पर कोई असर पड़ेगा या जो मुकाबला हुआ इस पूरे मुकाबले को किस तरह से देखा जाए। इसी को हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ और मतदान से पहले की जो पूरी जो कहानी थी वो बहुत दिलचस्प थी, क्योंकि सीधा मुकाबला हिमाचल प्रदेश में इस उपचुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ही रहा। और इस पूरे कैंपेन के दौरान जिस तरह के हमले और जवाबी हमले होते रहे, लेकिन अब मतदान हो चुका है। 13 जुलाई को अब नतीजे भी आएंगे। इन नतीजों को किस तरह से देखा जाए, आने वाले दिनों में जो नतीजे आएंगे या नतीजे किसके हक में आएंगे, इसी को हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ संजय शर्मा जी हैं जो स्पोक्स पर्सन है हिमाचल प्रदेश बीजेपी से, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय डोगरा जी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। और मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान हिमकिरण मंता जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर बहुत अच्छी नज़र रखते हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएल में। मैं विजय डोगरा जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सर, 3 सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान आज मुकम्मल हो गया। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि दावा आपकी तरफ से भी किया जा रहा है कि तीनों सीटें हम जीत रहे हैं और यही दावा बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन अब मतदान होने के बाद क्या कुछ इशारा मिल रहा है विजय डोगरा जी? जितने हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और आप खास करके एंकर, आपको मैं पहले तो साधुवाद देता हूं, नमस्कार कहता हूं। और प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रबुद्ध मतदाता हैं जी, आपके इस चैनल के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी विकट परिस्थिति थी जिसमें फसलों का काम भी चल रहा था और ऊपर से ये चुनाव थे और गर्मी का बहुत बड़ा प्रकोप था। बिल्कुल। उसके बावजूद भी 65% से ऊपर मतदान के लिए जो लोग बाहर आए हैं उन सबका बहुत बहुत आभार। और अब क्योंकि जो फैसला है, फैसला तो क्योंकि 13 तारीख को होना है, बिल्कुल, और ईवीएम में ये सारे सभी के मत अब बंद हैं। लेकिन एक बात ये करना चाहता हूं कि ये जो चुनाव था, ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की अस्मिता का भी एक बहुत बड़ा सवाल इसमें था कि हिमाचल प्रदेश में ये जो मैं तो ये कहूंगा कि ये उपचुनाव ना होकर एक दोबारा से चुनाव इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे थे। और ये जो चुनाव थे, इस चुनाव में पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन सबकी नजरें इन चुनाव ये थी, क्योंकि पहले भी जब चुनाव 2022 में लड़ा गया तब भी इन 3 प्रत्याशियों ने आजाद उम्मीदवार के नाते चुनाव लड़ा। और अब क्योंकि आजाद उम्मीदवार के बाद वो अब बीजेपी के प्रत्याशी थे और ये जो चुनाव लड़ रहे थे, फिर वो विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि वो पहले भी विधायक थे, कांग्रेस से उन्होंने समर्थन वापस लिया, बीजेपी को समर्थन दिया, वो रहते बीजेपी के साथ। लोगों के अंदर आज जितना रोष आज लोगों के अंदर इनके प्रति है कि किस तरह से इन्होंने लोगों की भावनाओं के ऊपर कुठाराघात किया, किस तरह से इन्होंने लोगों के मत को बेचा, ये सारी चीजें इसमें थी। और ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में सरकार द्वारा जिस तरह से यहाँ एक संवेदनशील सरकार के नाते हिमाचल प्रदेश में विकट परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ पे जो
काम किए जा रहे थे, उनके प्रति लोगों का एक बहुत बड़ा सद्भाव या लोगों का रुझान उसकी तरफ था। और मैं भी क्योंकि स्वयं में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में गया, लेकिन जी अंत में आखिरी 10 दिन मेरी ड्यूटी देहरा में थी। जी और वहां जब हम लोगों से चर्चा कर रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि ये चुनाव हमारे पे थोपा गया, और इस चुनाव को थोपने के पीछे इन 3 आजाद उम्मीदवारों की क्या मंशा थी। ये सारी चीजें अब इसमें सामने आती हैं। और एक बात मैं ये करना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है ये किसी सरकार को बनाने के लिए चुनाव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की एक स्थिर सरकार इस प्रदेश में काम कर रही है। हमारे पास 38 विधायक पहले हैं, और ये जो 3 विधायक हैं, ये अब 3 विधायक मिलके हिमाचल प्रदेश में ये 41 विधायक हमारे पास हो जाएंगे। लेकिन ये एक संदेश ऐसा जाना चाहिए यहाँ से, यहाँ के जो प्रबुद्ध हमारे मतदाता हैं उन्होंने जिस तरह का मैंडेट, क्योंकि बाकी बात तो 13 तारीख को पता लगेगी कि कितने मतों से कौन जीतता है, लेकिन कांग्रेस थंपिंग मेजॉरिटी के साथ ये 3 की 3 सीटें जीतने वाली हैं। क्योंकि लोग, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है ये एक छोटा सा कार्यकाल है 1.5 साल का, इसमें मुख्यमंत्री ने जो लोगों ने जो मुख्यमंत्री के अंदर एक अपनत्व जो देखा है, उसके प्रति लोग अपना वोट डालने के लिए आज मतदान केंद्र पर पहुंचे। ठीक है। मैं संजय शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय शर्मा जी, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से विजय डोगरा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस 3 की तीनों सीटें जीत रही है, तो अब संजय शर्मा जी आप किस तरह से इसे देखते हैं? मुझे लगता है कि चर्चा के लिए हम जरूर आज चर्चा में जुड़े हैं, लेकिन अब जितनी भी चर्चा है वो बेमानी हो जाती है, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है। जितने भी उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में जा चुका है। अब केवल हम चर्चा कर सकते हैं। विजय भाई ने कहा है कि सरकार संवेदनशील थी, मुख्यमंत्री संवेदनशील थे। अगर सरकार या मुख्यमंत्री संवेदनशील होते तो इस उपचुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो 6 के 6 विधायक जिन्होंने पहले पार्टी के इनकी व्हिप के खिलाफ, इनके राज्यसभा के उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया, वो शायद वोट ही ना देते। लेकिन उसकी आवश्यकता ही इसलिए पड़ी कि मुख्यमंत्री जो है वो गंभीर नहीं थे, सरकार गंभीर नहीं थी, अपने विधायकों के प्रति ही गंभीर नहीं थी। तो ये जो जितना भी राजनीतिक संकट प्रदेश के भीतर पैदा हुआ, वो मुख्यमंत्री के अक्खड़पन से, मुख्यमंत्री की शैली की वजह से और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान से उन बातों को जो शिकायतें विधायकों की समय रहते उन्होंने हाईकमान तक, अपने नेताओं तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, उनकी रिड्रेसल, उनकी भावनाओं की कदर नहीं हुई। उनके जो काम थे उनको सुना नहीं गया, उनकी भावनाओं को देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। तो उसी का परिणाम है ये जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे पहले 6 उपचुनाव हुए उनके भी, और ये जो 3 होने जा रहे हैं ये भी मुख्यमंत्री का। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब 6 विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों के ऊपर तो उन्होंने निष्कासन की तलवार चला दी, विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने निष्कासन कर दिया। उसके बाद निर्दलीय विधायकों को जिस तरह से जान से मारने की धमकी और जिस तरह से वो सारे प्रयत्न किए गए कि वो क्यों खिलाफ गए हैं, तो 43 का बहुमत, 40 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन होकर के मुख्यमंत्री अपनी संवेदनशीलता मुख्यमंत्री ने कहां दिखाई? राजनीतिक कौशल जो है वो उन्होंने कहां दिखाया? राजनीतिक कौशल तब माना जाता अगर दोबारा चुनाव की तो नौबत आ गई, कुछ भी हो। जी, दोबारा तो चुनाव की नौबत आई, दोबारा तो हिमाचल प्रदेश के लोगों पर और इन तीन असेंबली हलकों में एक तरह से लोगों पर दोबारा से चुनाव तो एक तरह से थोपे गए। ये नौबत तो आई। जिस तरह से विजय डोगरा जी कह रहे थे कि इसे उपचुनाव ना कहकर रीपोल कहा जाए कि दोबारा से चुनाव हो रहे हैं, कुछ विजय डोगरा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जहां तक संवेदनशीलता की बात है, पहले के जो चुनाव थे 6 विधायकों के, उन्होंने व्हिप नहीं माना कांग्रेस का, इसलिए वो निष्कासित हुए। लेकिन इनको क्या जरूरत थी? ये जो 3 विधायक थे, और 3 विधायक वो थे जिन्होंने पहले समर्थन कांग्रेस को दिया, उसके बाद बीजेपी को दे देते। कम से कम वो इस उपचुनाव से तो बचा जा सकता था, इस रीचुनाव से, रीपोलिंग से तो बचा जा सकता था। इसका जो खर्चा है वो खर्चा किस पे पड़ना चाहिए? ये सारी चीजें थी। एक तरफ तो हम लोग कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश, और भारतीय जनता पार्टी भी बार बार ये कहती है कि कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है, लेकिन क्या कर्ज में डूबे हुए प्रदेश को आप इस स्थिति में लाके खड़ा कर दें कि ये 3 उपचुनाव, इसको रोका जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी भी अगर संयम रखती, थोड़ा सा संतोष इनमें होता,
तो ये कह सकते थे कि आप निर्दलीय विधायक हैं, आपको अगर लगता है हमारा साथ देना तो आप हमारा दें, अगर बीजेपी का देना है तो बीजेपी का दें। लेकिन ये बात नहीं हुई। सिर्फ यह बात क्या थी कि सरकार को कैसे तोड़ा जाए, सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जितना घटनाक्रम घटा है, इसका नुकसान कम से कम हमारी आर्थिकी के ऊपर भी पड़ा है, जिसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। मैं संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं हेमकरण मंथा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, किस तरह से देखते हैं अब जो 13 तारीख को नतीजे इन तीनों सीटों के आएंगे, इससे हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर किस तरह का असर पड़ सकता है या किस तरह के असर होंगे? सबसे पहले सबको नमस्कार। ये जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं जी, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा असर तो ये पड़ेगा कि निर्दलीय विधायक जो चुन के आए थे पहले, बिल्कुल, उनका अचानक रेजिग्नेशन देकर किसी पार्टी के साथ चले जाना, ये प्रदेश की जनता को ज़्यादा पसंद नहीं आया। और इसमें अब ये लगेगा, जो इसका परिणाम आएगा उसमें ये साबित हो जाएगा कि क्या जनता इस जो ये वाली प्ले है इसको मानती है कि नहीं मानती है। क्योंकि आमतौर पर निर्दलीय जो विधायक होते हैं वो किसी के साथ भी किसी को भी समर्थन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर वो रेजिग्नेशन देकर सरकार गिराने के लिए और दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं, तो ये मतदाताओं को भी सोचना पड़ेगा और इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम किसके साथ जाएं। ऐसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये जनता इस उपचुनाव में डिसाइड करेगी। नहीं, जो नतीजे आएंगे इसका क्या किसी तरह का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जिस तरह से अभी विजय डोगरा जी कह रहे थे कि 38 पहले से हैं और 3 अगर और कांग्रेस जीत जाती तो फिर 41 सीटें हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी भी दावा कर रही है कि बीजेपी भी तीनों सीटें जीत रही है। जी नहीं, वो अगर 3 सीटें कांग्रेस को आती है तो नेचुरली वो थोड़ा मजबूत होगी। पहले 40 थी, अब 41 हो जाएगी जी। और हाँ, इतना रहेगा कि जो 3 निर्दलीय थे उसका समर्थन नहीं होगा उनको, उसमें 1 सीट कम हो जाएगी। वो पहले 43 थे, अब 41 हो जाएंगे। ले वहीं बीजेपी को जो है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, 27 से 30 हो जाएगी। इतना अंतर रहेगा, लेकिन सरकार को कोई फिलहाल तो कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। जी जी। हाँ, अगर कोई बीच में पहले की जैसी प्रैक्टिस कहीं अमल में आई, ऑपरेशन लोटस जैसी, जिसको बीजेपी नकारती है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया यहाँ पे, तो आगे का हाँ, लेकिन फिलहाल इन नतीजों से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर, इन नतीजों से जो भी नतीजे आएंगे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। मैं संजय शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय शर्मा जी, जिस तरह से विजय डोगरा जी कह रहे थे कि सिर्फ सरकार को तोड़ने के लिए और तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए, अपोजिशन ने और बीजेपी ने तमाम तरह के हथकंडे अपना लिए ताकि ये सरकार गिर जाए और सरकार एक तरह से कमजोर हो जाए, लेकिन तमाम हथकंडे अपोजिशन के और बीजेपी के नाकाम हो गए। एक तो ऑपरेशन लोटस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश के भीतर कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मीडिया की क्रिएशन है, मीडिया से निकला हुआ शब्द है और इसका प्रचलन जो है वो शायद ज्यादा बढ़ा दिया गया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला था और हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। जितनी भी लोकसभा चुनाव के वक्त नेता प्रतिपक्ष तो बार बार कह रहे थे कि ये दो सरकारें बनने जा रही हिमाचल में, एक लोकसभा एक सेंटर में सरकार बनेगी और दूसरी सरकार हिमाचल में बनेगी। ये दावा तो बार बार नेता प्रतिपक्ष की तरफ से किया जा रहा था। निश्चित तौर पे जब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के भीतर जाता है तो वो एक नैरेटिव जो है वो उसको सेट करने का प्रयत्न करता है। कांग्रेस अपना नैरेटिव सेट कर रही थी, उनको अपने प्रदेश के भीतर जो है वो सरकार बचानी थी। उनका जो पूरा फोकस रहा वो लोकसभा चुनाव के भीतर रहा ही नहीं, उनका चुनाव जो है वो विधानसभा का था और भारतीय जनता पार्टी का टोटल जो फोकस था वो उस चुनाव के अंदर लोकसभा की 4 सीटें जीतने का था, जिसको हमने पूरा किया और 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लीड ली है और कांग्रेस पार्टी जो है वो वहां पे 61 विधानसभा क्षेत्रों के भीतर जो है वो पिछड़ करके सामने खड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पे
भारतीय जनता पार्टी 25 पे थे, ये 43 पे थे, और मुख्यमंत्री जो है वो सत्ता के चरम के ऊपर जो है वो अहंकार में डूबे हुए थे, और उन्होंने विधायकों को जिस तरह के जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने जब उनके खिलाफ किया है, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जब कोई भी ऐसे अहंकार के भीतर रहेगा तो निश्चित तौर पे जो है वो उसकी सरकार जो है वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। इस प्रदेश को वाईएस परमार से लेकर के रामलाल जी, वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार जी, जयराम ठाकुर जी, सबने सरकारों को चलाया है, लेकिन उन्होंने किसी भी व्यक्ति के भीतर सत्ता का अहंकार इस तरह से नहीं बोला जिस तरह से अच्छा, वर्तमान ठीक है। मुख्यमंत्री संजय शर्मा जी, अहंकार बोला है। संजय शर्मा तो जी, निश्चित देखिए तौर पे विजय जितने भी डोगरा जी ने तो उपचुनाव साफ की साफ आवश्यकता डिबेट पड़ी के वो शुरू में खड़ी कहा। मुख्यमंत्री ने कर लिया है। जी जी, संजय शर्मा जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, अब मतदान हो गया है, ईवीएम में किस्मत एक तरह से तीनों सीटों की एक तरह से कैद हो चुकी है। विजय डोगरा जी ने डिबेट के शुरू में कहा कि कांग्रेस तीनों सीटें जीत रही है, लेकिन एक बार भी मैंने आपकी जबान से नहीं सुना कि बीजेपी तीनों सीटें जीत रही है, 2 सीटें जीत रही है, 1 सीट जीत रही है। आप दावा नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? क्यों अरे राजनीतिक दल जब चुनावों में आप, हम तो देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कोई आजाद भी चुनाव लड़ने के लिए जाता है, जिसको पता है कि उसको कितने मत मिले, वो भी अपनी जीत का दावा करता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो इस चुनाव के अंदर जो है वो कांग्रेस को कहीं अपने मुकाबले में समझ ही नहीं रही है। मुख्यमंत्री ने इस राजनीतिक आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढा और अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा दिया। मुख्यमंत्री ने जो जो विजय डोगरा जी, अब विजय डोगरा जी जवाब देंगे जी। खींचने का प्रयत्न मुख्यमंत्री ने किया है, वो बिहार का, एक बिहार के सिस्टम को जो लालू राबड़ी का सिस्टम था, उसको ला करके उन्होंने हिमाचल प्रदेश में खड़ा कर दिया है। तो हमारा तो यह है कि मुख्यमंत्री ये उपचुनाव जो है वो मुख्यमंत्री संजय भाई, अपने परिवार के लिए ऑक्सीजन ढूंढी है मुख्यमंत्री ने, इसमें आपदा में अवसर ढूंढा है। तो निश्चित तौर पे जो है जिन परिस्थितियों में कमलेश ठाकुर को देहरा में चुनाव लड़ने के लिए पसंद ही नहीं किया हाईकमान ने भेजा, मुख्यमंत्री वो एक ऐसा काम था नकली दामाद होने का दावा करते रहे, जबकि वो विधानसभा क्षेत्र के रहने वाली जो है, नहीं रहने वाले की बात नहीं, तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन आप ये कोई प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कोई अपने आप नहीं कहा कि मेरी पत्नी वहां से चुनाव लड़ेगी। हाईकमान ने कहा तो लड़ना पड़ा, और लड़ना पड़ा तो हम ये जीतेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि होशियार सिंह जी किस तरह से उलझाने का प्रयत्न किया है, और वो जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक काम ये जानती है कि जयराम जी जिस उत्तेजना के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, देश के लोगों ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अंकुश लगाया। और आपने कहा कि ऑपरेशन लोटस तो मुख्यमंत्री ने पूरे जनता पार्टी के ऊपर है। सरकार में ऑपरेशन लोटस करके वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं आप निष्क्रिय करना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों को आप लालच देकर आप खरीदना चाहते हैं, आज क्यों नहीं खड़े हुए? लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हर व्यक्ति का काम किया है, आपके हर निर्दलीय विधायक का काम भी किया, लेकिन आप लोगों ने उनको खरीदो फरोख्त करने के बाद जिस तरह से ये चाह के सरकार को स्थिर किया जाएगा। संजय शर्मा जी, देखिए विजय डोगरा जी जवाब दे रहे हैं, जो सवाल आपने उठाया विजय डोगरा जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए आप। संजय शर्मा जी, विजय डोगरा जी जवाब दे रहे हैं जी। शर्मा जी जो बात कह रहे हैं उसमें एक बात ये शर्मा जी पक्की है कि आप माने ना माने, लेकिन प्रदेश की जनता पूरे देश में एक अलग तरह का संदेश, पिछले जो 6 उपचुनाव थे उसमें 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, 2 भाजपा ने जीती, और अब ये जो चुनाव है, इस चुनाव से तो पूरा देश देख रहा है कि हिमाचल प्रदेश क्या संदेश देगा। और हिमाचल प्रदेश की जो प्रबुद्ध मतदाता हैं, उन्होंने मन बना लिया था कि इन लोगों को, जिन लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, किसी का दबाव नहीं था, ये कर लेते, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेटर सोल्यूशन जो लोटस है, ये मीडिया द्वारा रचित कोई शब्द, ऐसा नहीं है। ये ऑपरेशन लोटस, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ? और वहां पे किस तरह से आपने चलती हुई सरकारों को, स्थिर सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया। और जयराम जी भी वैसा ही एक नाटक यहाँ पे कर रहे थे, और जितनी उत्तेजना के साथ वो यहाँ पे बार बार विक्ट्री का निशान दिखा रहे थे लोग राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद, आप ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश को कांग्रेस के विधायकों ने एकजुटता के साथ इसको तोड़ने का प्रयास किया है।
और आज पूरा देश ये जानता है कि अगर हिमाचल प्रदेश को ऐसा मैंडेट देता संजय जी आप भी बोल सकते हैं, संजय शर्मा जी देश के लोग जी, देखते जी। आप देखिए जो 43 के बहुमत पे खड़ी सरकार 34 पे आ जाए और 25 पे खड़ा विपक्ष जो है वो 34 पे पहुंच जाए। अगर राज्यसभा के उम्मीदवार को, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार को 34 के वोट 34 के आंकड़े के ऊपर पहुंच जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष विक्ट्री का साइन क्यों नहीं दिखाएंगे? उसका खामियाजा आप भी तो बताइए उन्होंने कि क्यों भुगता। नहीं दिखाएंगे? तो कारण है, उसका कैसा बता खामियाजा दीजिए। भी संजय भाई कोई एक उन्हीं कारण चार आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए। रणनीति जयराम जी के साथ बनाई थी, जहां तक सरकारों को तोड़ने का प्रयास है, जहां तक सरकारों को तोड़ने का प्रयास है, ये कांग्रेस पार्टी की शुरू की हुई परंपरा है। इस बात को आप मत भूलिए। ये इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए किस तरह से प्रदेशों की सरकारों को तोड़ा है, कितनी बार, कम से कम 90 से अधिक बार जो है वो आर्टिकल 356 का कहते हैं कि हम जो है लोग तो बहुत बड़ी पार्टी है, देश के भीतर किया गया है। पार्टी होने के बावजूद भी अगर इस तरह का किस तरह से डोगरा जी, किस तरह से 79 के भीतर जो है वो शांता कुमार जी की सरकार को 21 विधायकों को तोड़ा था कांग्रेस पार्टी ने। वो वक्त भी याद कर लीजिए। आप कौन सी मिसाल देते हैं? आप अपनी सत्ता को स्वयं संभाल नहीं सके और दोष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काम ही ऐसा किया। अंदर आपको महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी, कर्नाटक की सरकार तोड़ी, मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी जाएगा। और जिस तरह से आप सारी चर्चा के भीतर जो उपचुनाव आपने जीते हैं उसका तो जिक्र कर रहे हैं। 4 लोकसभा की सीट आप हारे, उसका भी जिक्र करिए। जनता आपको पसंद नहीं किया। 61 विधानसभा के भीतर आपको पसंद नहीं किया गया। 82,000 पे आ गए, ऐसा नहीं है। और 3 के 3 उपचुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हमीरपुर, नालागढ़, देहरा में मुख्यमंत्री जी को उनका चेहरा, उनकी सरकार का चेहरा दिखा दिया जाएगा कि किस तरह से जो है वो उन्होंने वहां की जनता के बरगला करके अपनी पत्नी की सेटलमेंट, राजनीतिक सेटलमेंट करने का प्रयास उन्होंने किया है। ये सब देखने को आपको देखिए दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, जीत के दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये सही बात है कि 13 तारीख को जब नतीजे आना शुरू होंगे तभी सही तस्वीर जो है एक तरह से सामने आएगी। मैं किरण जी आपके पास आऊंगा। सर अब नतीजों का इंतजार जाहिर सी बात है 13 तारीख तक रहेगा और 13 तारीख को अगर नतीजे कांग्रेस के हक में आते हैं तो क्या आपको लगता है कि राज्यसभा चुनाव का एक तरह से बदला होगा और कांग्रेस का यहां पर एक तरह से अपर हैंड हो सकता है? लेकिन बीजेपी अगर यहां पर जीत कर आती है, खासतौर से देहरा की सीट पर अगर बीजेपी बढ़त बनाती है तो ये हिमाचल सरकार के लिए और खासतौर से सीएम सुक्खू जी के लिए प्रतिष्ठा एक तरह से उनकी दांव पर लगी हुई है। देखिए अभी इस वक्त जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे हॉट सीट जो है वो देहरा है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी लड़ रही हैं और होशियार सिंह जी जो अभी तक निर्दलीय ही जीतते रहे हैं पिछले 2-3 चुनाव, वो इस बार बीजेपी के तरफ से लड़ रहे हैं। तो मुकाबला तो काफ़ी दिलचस्प है और कड़ा है और बीजेपी पूरी तरह से वो उन्होंने एक ही विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा फोकस किया हुआ है, वो है देहरा कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि वहाँ पर अगर चोट होगी तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा बूस्टअप होगा। लेकिन मुख्यमंत्री एक सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो संगठन से जुड़े हुए भी हैं, वो पहले एनएसयूआई में रहे हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं और उनका रिकॉर्ड है 6-6 साल वो सारी जगह रहे हैं। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, लेकिन थोड़ा सा एज है, सरकार का थोड़ा सा प्रभाव भी रहता है और मुख्यमंत्री है चूंकि, तो और वहाँ से पहली बार जो है कोई महिला चुनाव लड़ रही है, एक तो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है और पहली बार कोई महिला चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस के लिए ये ज़्यादा उत्साहित होने वाली बात भी है कि मुख्यमंत्री की पत्नी लड़ रही है और इस वक्त उनसे ज़्यादा सशक्त उम्मीदवार वहाँ पर कांग्रेस को नहीं मिल सकता था। इसीलिए जो हमारे पास इनपुट है कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को इसीलिए लड़ाया गया है ताकि वो सीट जो है वो पहले निर्दलीय के ही पास थी, तो वहाँ से उसको कांग्रेस के पक्ष में लाया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देहरा काफ़ी वक्त से बीजेपी के पास है और इसके अलावा निर्दलीय ऐसे पहले वहां से जीत कर आए थे, तो ऐसे में क्या अब कांग्रेस देहरा की सीट पर कब्जा जमा पाती है?
13 तारीख को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो इंतजार रहेगा संजय शर्मा जी और विजय डोगरा जी कि 13 तारीख को नतीजे किसके हक में आते हैं, और 13 तारीख को हम लोग फिर बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे जो भी नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी, विजय डोगरा जी और हिमकिरण मंता जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेके लाइव प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।